चलो आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 में है। उम्मीद है मुझे कि लेक्चर नंबर 1 को ठीक से पढ़ लिए हो और उससे बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा। और जो लोग नहीं पढ़े हो जाके पढ़ लेना, और जो लाइक नहीं किए वीडियो को कर लेना। गुरु दक्षिणा को चाहिए ना जी, तो वीडियो सब्सक्राइब करो भाई, और लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, ठीक है ना। लेक्चर 1 देखो, देख लेना, बहुत ही मजेदार लेक्चर बना हुआ लेक्चर 1। मैं लेक्चर 2 में हूं, देखो बीआरएस में। सबसे पहला चीज बीआरएस जब बनाओगे तो मुझे कुछ पेपर चाहिए या कह लो डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या का डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, ये जानना है क्या क्या चीज चाहिए बीआरएस बनाने के लिए। सबसे पहला जो कैश बुक बनाकर रखे हो अपने पास, कैश बुक। इस कैश बुक का बैंक कॉलम से हमको मतलब है, बैंक कॉलम। कैश बुक में देखो, कैश बुक जो बना हुआ था, कैश बुक चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। डेट, पार्टिकुलर, या इसको रिसिप्ट भी लिख सकते हो। डेबिट साइड कैश में रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, देखना, ठीक है ना। जेएफ कैश बैंक, ये डबल कॉलम हो गया। 3 कॉलम बनाओगे तो डिस्काउंट कॉलम भी आ जाएगा एक। तो ये हम लोगों का कॉलम देखो यहां पर है। फिर यहां पर डेट आ गया, पार्टिकुलर या इसको पेमेंट साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। कैश बैंक, देखो इसमें एलएफ लिखो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बुक है, जर्नल बुक ही कहा जाता है इसको। एलएफ कर दो, ये चीज है बाई एंड टू। अब इधर तुम्हारा रिसिप्ट साइड है, इधर पेमेंट साइड है। तो पेमेंट साइड में बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, देखो उसका हम लोगों को बैलेंस सीडी जो यहां पर निकालते हो, बैलेंस सीडी, ये जो बैंक का बैलेंस सीडी निकाला हुआ होगा यहां पर, ठीक है। बैंक से जो भी लेन देन हम कर रहे हैं, तो कैश बुक हम बना के रखे हुए हैं, देखो, और कैश बुक में हम लोग बैंक कॉलम उसको लिख रहे हैं। तो बैंक में कितना पैसा रिसिप्ट हुआ, पार्टिकुलर इधर है, दैट इज इधर रिसिप्ट है, देखो रिसिप्ट साइड। और इधर कितना पैसा हम लोग पेमेंट कर दिए हैं बैंक के मार्फत, बैंक के थ्रू कितना पेमेंट गया है और बैंक में कितना रिसिप्ट हुआ है, और बैंक के पास अभी हमारा क्या बैलेंस है, ठीक है। ये बैलेंस जो हमारा यहां दिख रहा है, ये बैलेंस से मतलब है, देखो बीआरएस बनाएंगे तो वो बैलेंस जो निकाला गया है। कैश बुक वाले चैप्टर्स को जो बच्चे नहीं पढ़े हो उसको पढ़ लेना, जाकर देख लेना, ठीक है ना, ताकि कैश बुक का पूरा आइडिया मिल जाए। कैश बुक का मुझे बैंक कॉलम की जरूरत पड़ेगा बीआरएस बनाते समय। दूसरा चीज देखो, बीआरएस जो बनाते हो वो बनाते ही क्यों हो, समटाइम्स बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का मतलब बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। कैश बुक का मतलब कैश और बैंक, ये मत समझ लेना। कैश बुक का मतलब केवल बैंक कॉलम, मैं लिख दिया हूं, देखो कैश बुक में से क्या चाहिए हम लोग को, बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में जो बैलेंस शो किया गया है, देखो बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा, ये बैलेंस से अपने को मतलब है, देखना इस बैलेंस से, जो बैलेंस यहां निकाला गया, ठीक है ना। तो कैश बुक का बैंक कॉलम ये चाहिए अपने को, प्लस जो बैंक से लेन देन का आपको रिकॉर्ड यहां कर रहे हो, ये तो बिजनेस बना रहा है ना कैश बुक को, लेकिन बैंक क्या बना रहा है मेरे भी हाथ में, पासबुक, ठीक है। उनके पास ओरिजिनल लेजर होता है जिसमें मेरे नाम का यानी बिजनेस का नाम पर लेजर खोल दिया जाता है, ठीक है। और जनरली अगर मान लो तुम इंडिविजुअल हो, तुम सेविंग अकाउंट खुलवा कर रखे हो, तब बैंक क्या करता है, तुम्हें पासबुक दे देता है, पासबुक को अपडेट करवाते रहते हो, यही ना करते हो। मतलब तुम्हारे लेजर का जो लेजर स्टेटमेंट है वही पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसी ट्रांजेक्शन को वहां दिखाया जाता है पासबुक में, क्या पैसा डिपॉजिट किए हो, क्या निकाले हो। मैं पासबुक का भी एक फॉर्मेट बनाकर दिखा रहा हूं, देखना यहां पर।
तो जो लेन देन बैंक के थ्रू हो रहा है उसको हम लोग बैंक कॉलम में लिख रहे हैं, रिसीप्ट साइड में, पेमेंट साइड में, और उसी चीज को बैंक भी लिख रहा है। ठीक है, मेरे अकाउंट में, जो मेरा अकाउंट वहां खोल कर रखा है बैंक, उस अकाउंट में बैंक भी सेम ट्रांजेक्शन्स को लिख रहा है। तो बताओ, एक पर्टिकुलर डेट पर जो बैलेंस हमारा यहां दिख रहा है वही बैलेंस बैंक में भी दिखना चाहिए, दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए ना जी। बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको जब मैं यहां रिकॉर्ड करके बैलेंस निकाला हूं, और उसी ट्रांजेक्शन्स को अगर बैंक भी लिख रहा है, अगर क्या लिखता ही है, तो बैंक भी अगर उस ट्रांजेक्शन्स को लिख रहा है और वो भी एक बैलेंस निकाला है, ठीक है, ये बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस शो करेगा। मैं बैलेंस पहला वाला क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है, कि मेरा अगर बैंक में रुपया जमा है तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। देखो इधर जो बैलेंस निकला हुआ ये डेबिट बैलेंस है। मैं लेजर का बैलेंस देखने सिखा चुका हूं कि लेजर, देखो एक तरह का लेजर है ये, लेजर में जिधर का अमाउंट ज्यादा होता है वही हमारा बैलेंस होता है, या लेजर में जिधर बैलेंस बीडी होता है वही हमारा बैलेंस होता है। तो तुम्हारा ये लेजर है और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, तो सीडी जब यहां निकाले हो तो बीडी तुम्हारा डेबिट साइड में आएगा जी, हर सीडी का उल्टा बीडी होता है। ठीक है, अगर यहां पर सीडी कर दिए हो, निकाल दिए हो ये सीडी, ठीक है, तो इस सीडी का यहां पर बीडी होके आएगा, ये टू बैलेंस बीडी, वही सीडी यहां बीडी के रूप में आएगा। तो मान लो जैसे ये सीडी जो निकाले हो, अगर मान लो ये सीडी तुम्हारा 60,000 रुपया, 60,000, 60 के निकला है, तो 60 के तुम्हारा यहां पर देखो बीडी बन के आएगा बैंक वाला में, यहां बन जाएगा 60 के, ये बनकर आएगा 60, तो ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो हमारे यहां डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो बैंक में कौन सा बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जब हमारे यहां 60,000 का बैलेंस शो कर रहा है, 60,000 का, तो बैंक में भी 60,000 का बैलेंस शो करना चाहिए। एक पर्टिकुलर डेट पर, जिस डेट पर मैं ये बैलेंस निकाला, उसी डेट का बैलेंस अगर हम बैंक में चेक करेंगे तो 60,000 ही बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट होता क्या है, समटाइम्स बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक डज नॉट एग्री। ठीक है, एग्री नहीं होते हैं आपस में, दोनों का बैलेंस मैच नहीं करते हैं, मिसमैच हो जाते हैं, मैच नहीं करते हैं बैलेंस। ठीक है, हमारा बैलेंस कुछ और आ रहा है तो उनके यहां बैलेंस कुछ और दिख रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब सेम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है दोनों बुक्स में, बैंक अपने यहां रिकॉर्ड कर रहा है, मैं अपने यहां कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर डेट पर दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। जो बैलेंस हमारा यहां दिख रहा है वही बैलेंस वहां दिखना चाहिए, सेम सेम बैलेंस दिखना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी कभी कुछ कारणों से, ठीक है, समटाइम्स बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक डज नॉट एग्री ऑन ए पर्टिकुलर डेट ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, कुछ कारणों से, कुछ रीजन से, कुछ कारण से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता है, यानी मिस मैच हो जाता है, मैच नहीं करता है, एग्री नहीं होता है, डिसएग्री हो जाता है। लेकिन उसके कुछ कारण हैं, जबकि ये मैच होना चाहिए, दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। अरे भाई बताओ, तुम अकाउंटेंट अगर हो और तुम्हारा बॉस जो भी कंपनी का मालिक है अगर तुमसे पूछ दिया कि कितना बैलेंस है कैश का, बताओ जी। कैश ऐसा सेंसिटिव चीज है, धोखाधड़ी ज्यादा इसमें हो सकता है। अच्छे अच्छे लोगों को कैश ये बेईमान बना देता है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे खासे लोगों को बेईमान बना देता है ये कैश। ठीक है, तो जो भी कैशियर है, जो भी अपना अकाउंटेंट है, उनसे टाइम टू टाइम बॉस तो पूछ ही सकता है ना कि कैश बुक में क्या बैलेंस है, बताओ जी। हमारा बैंक कॉलम जो है, बैंक जो भी हम स्टेट बैंक, यूनियन, जहां भी हमारा अकाउंट है, कितना रुपया मेरा है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? बैंक में फोन करेगा। तुम यहां कैश बुक बना कर रखे हो तो अपना बैंक कॉलम जो बैलेंस निकाल के यहां दिखा रहे हो वही अपने बॉस को बताओगे। तो बॉस को बता दिया कि सर आज के डेट पर 60,000 रुपया हमारा बैंक में रुपया है, बैलेंस बीच में जानेगा ना बैलेंस को जी, किसी को पेमेंट ही करना है तो पहले तो बैलेंस चेक कर लोगे कि हमारा रुपया है कितना बैंक में, तभी तक किसी को पेमेंट करोगे ना। नहीं तो फिर वही बाउंसिंग वाला, मगर कहीं चेक से किसी को पेमेंट करना पड़ गया और जितना बैलेंस है उससे ज्यादा का चेक काट दिया, कहीं बाउंस कर गया तो फंस जाओगे ना यार। तो एक तो भी कारण है, दूसरा हेरा फेरी भी कारण है, उसको भी जांच करने के लिए बॉस पूछ देता है कितना बैलेंस है जी। तो तुमसे पूछा, तुम बता रहे हो 60,000, इमीडिएट बैंक को फोन कर दिया बिजनेस का मालिक,
ठीक है कि बैंक मैनेजर साहब बताइए हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस शो कर रहा है, थोड़ा भी वो कर रहा सर 50,000। अब बताओ दोनों की बात अलग अलग होने लगे, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आने लगा है, तब तो तुरंत क्वेश्चन कर देगा ना जी बिजनेस का मालिक अकाउंटेंट से कि ना जी तुम कह रहा 60,000, वो कह रहा बैंक वाला कि 50,000 बैलेंस शो कर रहा है, कि 10,000 का माजरा क्या है क्या? ठीक है, या तुम यहां बता रहा है 60,000, अब बैंक वाला कह रहा है कि नहीं 90,000 बैलेंस है जी 90,000 का, तो बोलेगा 30,000 कहां गया जी, 30,000 का डिफरेंस क्यों बता रहा है? तो ये कारण बताना पड़ेगा। तो इस कारणों को जानने के लिए और दोनों के बैलेंस को मैच कराने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों बुक्स के बैलेंस को मैच करना है, मैच करने के लिए ही हम लोग क्या बना रहे हैं, बीआरएस। बीआरएस में ये कारण जाना जाएगा, कारण जाना जाता है कि दोनों बुक्स के बैलेंस जो है वो आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, उस कारण को पहले फाइंड आउट करो। तो वो कौन कौन से कारण होंगे उसको हम आगे लिखेंगे, समझाएंगे सारी चीज को, ठीक है, कि कारण क्या है। लेकिन अब ये तो जान गया कि बीआरएस के पीछे खेल क्या हो रहा है, क्या करने वाले हम लोग बीआरएस में। तुम जो कैशबुक बना के रखा है यहां बैंक कॉलम के थ्रू जो बैलेंस निकाल कर दिखा रहे हो, यही सेम बैलेंस हमारा वहां बैंक में भी होना चाहिए। दोनों बैलेंस होना भी चाहिए ना जी, जो बैलेंस तुम यहां दिखा रहे हो 60,000 वही बैलेंस वहां भी होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो इसका रीजन जानना होगा, क्यों नहीं कर रहा है बैलेंस मैच, क्या कारण है, कि कुछ तो कारण होगा। तो मैं बोला कि कुछ कारण होते हैं जिसके चलते दोनों के बैलेंस जो है वो मिसमैच हो जाते हैं, तो फिर डाउट को जन्म दे रहे हो ना। बॉस पूछ रहा है तो तुम कुछ और बता रहे हो, बैंक से पूछ रहा है कुछ और बता रहा है, तो फिर अकाउंटेंट पर भरोसा कैसे करेगा बॉस। तो अकाउंटेंट बोलेगा कि सर इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, मैं रीजन बता रहा हूं ना कि क्यों ऐसा हुआ, यानी अकाउंटेंट को रीजन बताना पड़ेगा। इस रीजन को फाइंड आउट करके एक पेपर पर उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस कारणों से, इन कारणों से आपका बैलेंस इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट पर ये रीजन को दिखाओगे उसी को बीआरएस कहा जा रहा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्साइल करना है, दोनों के बैलेंस को रिकॉन्साइल करना है, मिलान करना है, मैच करना है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाना है, ये समझ में आ रहा क्या किया जाना है, दोनों के बैलेंस को मैच कराना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो बैलेंस को मैच कराने के लिए यानी बीआरएस को बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। कौन कौन से और क्या, देखो अब रीजन क्या हो सकता है, और रीजन भी कुछ समझ लो, उसके बाद पूरा डिटेल्स हम रीजन का बताएंगे, लिखाएंगे। अब हम बोले कि यहां 60,000 दिखा रहा है, अब बैंक कह रहा है कि नहीं 90,000 का बैलेंस है जी, ऐसे कैसे हो जाएगा। देखो कारण में होता क्या है, मैं चेक की वैलिडिटी अभी समझाया आपको कि चेक की वैलिडिटी 90 डेज की होती है। आज मान लो हम अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर दिए चेक से, जो भी हमारे यहाँ का वर्कर है उनको सैलरी काट के हम दे दिए, लो जी इस मंथ का पेमेंट है आपका, सैलरी दे दिए। अब बताओ वो स्टाफ को जोरी है क्या कि आज अगर उसको हम लोग चेक दिए हैं तो आज ही वो बैंक से जाकर पैसा निकाल ले, कोई जोरी है क्या। उसके पास टाइम कितना है, उसके पास कितना टाइम है, 90 डेज, 90 दिन उसके पास समय है बैंक जाने के लिए। अब बताओ जिस मंथ में हम उसको चेक काट के दिए उस मंथ के एंड में हम बीआरएस बनाने बैठ गए, बीआरएस बना रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं। उस मंथ में वो स्टाफ बैंक गया ही नहीं पैसा लेने अपना सैलरी का, वो बोला हम अगला मंथ जाएंगे। बताओ जब वो अगला मंथ जाएगा बैंक में तो बैंक तो अगला मंथ नहीं एंट्री करेगा जी, लेकिन हम तो अभी चेक से पेमेंट किए हैं अपने स्टाफ को, तो हम तो पेमेंट साइड में अभी लिख देंगे 22 सैलरी। हम जब सैलरी पेमेंट कर दिए तो हम तो 22 सैलरी यहां पर लिख देंगे, अभी लिख देंगे, अभी पेमेंट किया है तो जितना पेमेंट किया हम बैंक कॉलम में लिख देंगे। यहां पर मान लो 10,000 हम सैलरी पेमेंट किए तो 10,000 की एंट्री तो हम यहां ले लेंगे अभी। तो हम जिस दिन पेमेंट करेंगे कैशबुक में उसी दिन लिख दिया जाएगा कि भैया हम पेमेंट कर दिए तुम्हारा इस मंथ का सैलरी। लेकिन अब बताओ जब हम यहां पेमेंट करेंगे तो हमारा बैलेंस इधर का घट जाएगा, पेमेंट करने से पैसा घटेगा ना, तब बैलेंस यहां का तो हम घटा दिए, घट गया। लेकिन बताओ बैंक का बैलेंस घटा क्या, इस मंथ में वहां गया ही नहीं वो, तो बैंक का बैलेंस तो 10,000 से बढ़ा हुआ रहेगा ना जी। वहां जाओगे वहां से पैसा निकाल लोगे तब ना दोनों का बैलेंस मैच कर जाएगा, यहां का और बैंक का।
तो ये टाइम डिफरेंस हो रहा है, देखो ड्यू टू टाइम भी बैलेंस जो होता है वो मिसमैच हो जाता है। एक कारण ये भी है, कारण भी मैं लिखाऊंगा इसमें, अभी मैं समझा रहा हूं। देखो वही फिल्ड तैयार करने वाली बात हो रही है कि क्या रीजन होते हैं दोनों के बैलेंस मैच नहीं होने का। तो एक तो टाइम डिफरेंस हो गया कि हम पेमेंट की और तुरंत एंट्री कर दिए, लेकिन अगला बंदा वो गया ही नहीं पैसा लेने बैंक में, वो बोला हम अगला महीना जाएंगे। तो अगला महीना जाएंगे तो अगला महीना ना बैंक से पैसा निकलेगा। अब तुम इसी महीना में बीआरएस बना रहे हो, इस महीना में पेमेंट किया उसी मंथ में बीआरएस बना रहे हो। मान लो तुम अप्रैल में पेमेंट किए हो, ठीक है, तो अप्रैल की एंट्री यहां कर दिए हो, लेकिन जिसको तुम सैलरी पेमेंट किया वो मई में गया पैसा लेने, और तुम यहां क्या किया 30 अप्रैल को बीआरएस बना रहे हो। तो 30 अप्रैल को तुम्हारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच कैसे करेगा जी? बैंक से तो 10,000 रुपया निकलवे नहीं किया अप्रैल में, जिसको सैलरी दी है वो तो मई में जा रहा है निकालने पैसा, तो मई में वहां का बैलेंस घटेगा, तो मिसमैच कर गया ना बैलेंस। एक कारण देखो ये भी होता है, और कुछ कारण, एक दो कारण बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग और डीप डिस्कशन करेंगे। अब अगर मान लो बैंक में हमारा रुपया जमा है तो बैंक इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा हमको? तो जब इंटरेस्ट देने का एक टाइम होता है बैंक का, ऐसा थोड़े कि रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, वो हो सकता है क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है बैंक। तो 3 महीना में जब जब उसका डेट आएगा इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट निकालेगा, और वो क्या करेगा पासबुक में एंट्री मार देगा इंटरेस्ट का, यानी हमारा बैलेंस वहां बढ़ा देगा। तो जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो क्या हमसे पूछ के करेगा कि हाँ जी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और तुम्हारे यहां एंट्री कर रहे हैं? नहीं, बैंक का जब टाइम पूरा जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और वो सीधा अकाउंट में पैसा का एंट्री मार देगा। तो ये पता तो बैंक को है, ये पता यहां कहां है? कैशियर को, अकाउंटेंट को पता है क्या कि बैंक हमारा इंटरेस्ट दिया है हमारे अकाउंट में? नहीं पता है। तो उस इंटरेस्ट की एंट्री यहां किया नहीं गया है। पासबुक में एंट्री हो गया इंटरेस्ट का, लेकिन कैशबुक में इंटरेस्ट की एंट्री हुआ ही नहीं। कोई ड्राफ्ट बनाए हो, उस पर कमीशन लगा हुआ है, ठीक है, उस कमीशन की एंट्री वहां मार दिया गया, हमारे में नहीं किया। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं, ठीक है। हालांकि ड्राफ्ट की केस तो अलग कर दो, ड्राफ्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन और भी केस है। मान लो ज्यादा पैसा निकाल लियो बैंक से, ओडी का केस है, ओवरड्राफ्ट, तो बैंक इंटरेस्ट लेगा ना तुमसे, क्योंकि बैंक से कर्जा ले लिए हो। तो बैंक जब इंटरेस्ट लेगा तो वो एंट्री तो मार देगा पासबुक में, ठीक है, लेकिन हमको तो पता नहीं, हम तो यहां एंट्री की ही नहीं, तो दोनों का बैलेंस नहीं आएगा क्लियर, दोनों का बैलेंस सेम नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं, ठीक है, जिसके चलते दोनों के बुक्स का बैलेंस जो है वो मैच नहीं करता है। तो उन्हीं कारणों को पता करना है, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, मान लो हम अकाउंटेंट को बोले कि लो 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दो जी, ठीक है, पैसा हम दे तो दिए उसको, वो जाके जमा नहीं किया, गोलमाल कर दिया, और तुम बिजनेस का मालिक होकर नींद मार के सो रहे हो, तो बर्बादे न हो जाओगे जी। इसकी पकड़ कहां से होगा? हर मंथ जब बीआरएस बनेगा, वो बॉस के टेबल में जाएगा कि लीजिए ये बीआरएस इस मंथ का है सर, बीआरएस दे दिए, मतलब रीजन दे दिए आपको। अब आप बैंक को फोन कीजिएगा और यहां का बैलेंस देखिएगा, तो डिफरेंस जब आएगा तो डिफरेंस का कारण आपको हम बीआरएस में लिख के दे दिए हैं कि ये कारण से डिफरेंस आ रहा है। अब आप बैंक से क्या कर सकते हैं? मुंह मिला सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं कि हाँ जी ये कारण दिखाया गया, ये कारण जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। तो कैश मैं बोला कितना सेंसिटिव चीज है। नई बीआरएस बनाओगे तो हेराफेरी की भी डर रहेगा, फ्रॉड होने की डर रहेगा। एरर तो चलो चल भी जाता है कि सुधार लेंगे, लेकिन फ्रॉड, एरर और फ्रॉड में अंतर पता है ना जी। एरर स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ माइंड, एरर हो गया, एरर हर किसी से हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, तो एरर हो जाता है गलती से। लेकिन फ्रॉड, फ्रॉड पूरे होश आवास में, पूरे इंटेंशनली, जानबूझकर, पूरे होश आवास में, ठीक है, जानबूझकर किया जाता है फ्रॉड। तो फ्रॉड और एरर में ये अंतर है देखो। तो ये सारी चीज पर कंट्रोल करता है ये बीआरएस, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बीआरएस, जान लेना, ठीक है ना। तो बीआरएस बनाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? अपना जो कैशबुक का यहां बैंक कॉलम का बैलेंस है वो बैलेंस चाहिए। दूसरा, अब बैंक में कुछ ऐसा एंट्री लिया गया जिसके बारे में यहां जानकारी नहीं है,
जानकारी नहीं है ना। आखिर रीजन खोजना है कि दोनों का बैलेंस कैसे नहीं मिल रहा है दोनों बुक्स का जी। तो दोनों बुक्स हमारे पास रहेगा तभी ना मैच करेंगे कि हमारे यहाँ क्या एंट्री है, उसके यहाँ क्या एंट्री है, उसमें क्या क्या ऐसा नया एंट्री है जो यहां नहीं हुआ है, यहां क्या क्या ऐसा एंट्री है जो बैंक में नहीं हुआ है। तो दोनों कॉपी जब हमारे पास नहीं रहेगा सामने सामने यहां, तो हमको रीजन कैसे पता चल जाएगा? रीजन पता चल पाएगा क्या? किसी कारण किसी केस में नहीं पता चल पाएगा। यानी बैंक से जब भी बीआरएस तुम्हें बनाना है तो बैंक से बैंक स्टेटमेंट मांगना होगा। जिस मंथ का बीआरएस बनाना चाह रहे हो उस मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यानी पासबुक की कॉपी चाहिए, यानी तुम्हारी लेजर की कॉपी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए अपने को। क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हो बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। यहां जो बैलेंस दिखा रहा है ये बैलेंस एज पर कैश बुक, सीबी फॉर कैश बुक। और जब बैंक स्टेटमेंट यहां लाए हो तो इसका भी बैलेंस देखना है कि बैलेंस एज पर पीबी, यानी बैलेंस एज पर पासबुक क्या है। ठीक है, बैलेंस एज पर सीबी कैश बुक जो तुम्हारे पास ही है, यहां बैलेंस खुद ही बनाए हो एज ए अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट। लेकिन बैंक से स्टेटमेंट मांगेंगे जब बनाना है। देखो मैं कभी जॉब में था तो सबसे पहला काम मुझे बीआरएस कहीं दिया गया था। अब उसका बीआरएस बहुत लंबे समय से नहीं बन रहा था। क्यों? बैंक वाले स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे थे। अकाउंटेंट कितना बदल गया, वहां बहुत पुराना केस हो गया। भैया स्टेटमेंट ही नहीं रहेगा तो दोनों, तो तुम रीजन को कैसे फाइंड करोगे? तो पहले तो स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट पहले मंगाओ। हालांकि बैंक वाले हर मंथली स्टेटमेंट भेज देते हैं, अब तो नया सिस्टम में भेज देते हैं जनरली। मेरे यहां अभी कोचिंग में स्टेटमेंट आ जाया करता है हर महीना। ठीक है, और मैं बीआरएस देख लिया करता हूं अपना बनाकर प्रैक्टिकली। तो बैलेंस हमको क्या चाहिए? कैश बुक जो अपने पास ही है उसका बैलेंस चाहिए। और क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट। और वहां देखना होगा कि बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक की जो कॉपी तुमको मिला उसमें देखना होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या दिखा रहा है। कैश बुक में हमारा बैलेंस कितना दिख रहा है, पासबुक में क्या बैलेंस दिख रहा है। अब दोनों का बैलेंस पता चला कि अलग अलग है, तो अब अलग अलग है, तब ट्रांजैक्शन चेक करो। तुम्हारे पास कैश बुक है जो यहां लिखे हो, अब पासबुक मंगाइए लिया बैंक स्टेटमेंट। अब दोनों को मैच करो, दोनों को मिलान करो, देखो कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कहां मैच नहीं कर रहा है, कौन कौन से ऐसे एंट्री है जो कैश बुक में लिया गया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं दिख रहा है। उसको टिक लगा लेना है कि हाँ यहां मैच नहीं कर रहा है जी। तो अब सामने सामने ये दोनों चीज हो गए, तो अब रीजन आराम से पता चल जाएगा कि किस रीजन से दोनों का बैलेंस नहीं मैच किया। समझ में आ गया ना बात? ठीक है, तो क्या पर्पस है बीआरएस बनाने का, ये बात समझ में आ गया। मैं क्या बोला? समटाइम्स बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंसेस ऑफ पासबुक डज नॉट एग्री ड्यू टू सम रीजन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। कुछ कारणों से एक विशेष डेट पर दोनों बुक्स का बैलेंस आपस में मैच नहीं करते हैं। अब वो कारण क्या है, वो कारण को जानना है और दोनों के बैलेंस को मैच कराना है एक स्टेटमेंट बनाकर, जिसको कहा जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्साइल करना है दोनों के बैलेंस को, ठीक है ना, रिकॉन्साइल करना है, दैट इज मिलान करना है दोनों के बैलेंस को, यही करना है हमको। अब ये करने के लिए हमें करना क्या है समझो। ये तो डॉक्यूमेंट में बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट समझ गया सब लोग। अब देखो, फॉर्मेट जो होगा बीआरएस का, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, ये फॉर्मेट जो होता है दो तरह का होता है। देखो, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट फॉर्म, और एक होता है प्लस एंड माइनस फॉर्मेट में, प्लस एंड माइनस फॉर्मेट ये होता है। देखना, जिसमें रिप्लाई देना चाहो दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
कि ये दोनों फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में आंसर दें। हम दोनों फॉर्मेट बनाकर दिखा रहा हूं मैं, देखना, ठीक है ना। जनरली पासबुक जो होता है, देखो पासबुक जो होता है, ठीक है ना, उसमें डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, ठीक है ना, पार्टिकुलर होता है, डिपॉजिट होता है, विथड्रॉल होता है, विथड्रॉल एंड बैलेंस होता है। देखो बैलेंस, विथड्रॉल एंड बैलेंस है, ठीक है। थोड़ा कम उधर दिख रहा है हमको, ऐसा लग रहा है, लेकिन देख लेना, डेट है, पार्टिकुलर है, डिपॉजिट है, विथड्रॉल है, और लास्ट कॉलम बैलेंस है, ठीक है। तो पासबुक इस डिजाइन में रहता है, देखना। तो डिस डिजाइन में है यार, हमको बैलेंस मिलाने से मतलब है, डिजाइन क्या हो उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। कैशबुक बना के दिखाई दिए, कैशबुक का फॉर्मेट क्या होता है। पासबुक जो होता है तुम्हारा, देखो घर में भी तुम्हारे पास पासबुक होगा, देखो इसी तरह से पासबुक होगा, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस मिलाना है अपने को इस चैप्टर में, यही करना है। नहीं बैलेंस मिल रहा है तो किस कारण से नहीं मिल रहा, रीजन जानना है, ठीक है। अब हम लोग कैसे मिलाएंगे समझो। तो आंसर जो दिया जा रहा है, देखो ये दोनों फॉर्मेट को बनाकर हम दिखा रहे हैं, देख लो ये दोनों फॉर्मेट को बना रहे हैं। देखो अभी भी देखो फॉर्मेट तो हम लोग बना ही रहे हैं, यहां पर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब बना रहे हो उसका डेट डालना होगा। जैसे मान लो 31 मार्च को बना रहे हो, 31 मार्च 2024 को बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज, ठीक है। कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, देखना यहां पर डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है। ये रुपीज हो गया, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। तो एक फॉर्मेट ये होता है, देखो एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट होता है देखो बीआरएस, जो है पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं हम, अब हम लिख दे रहे हैं देखो बीआरएस। डेट भी चला जाएगा एज ऑन, ऐसे कर लेना, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, समझ गया बात को ना। डेट है, पर्टिकुलर है, प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक है। तो एक ये फॉर्मेट होता है, देखो इस फॉर्मेट में बना सकते हो, ये फॉर्मेट एक होता है। दोनों में जिस फॉर्मेट में आंसर देना चाहो दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई सेपरेट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको किस फॉर्मेट में आंसर देना है। आप ये दोनों में जैसे चाहो जिस फॉर्मेट में आंसर देना उसमें दो, आंसर तो दोनों से सेम ही आने वाला है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदला हुआ है, जो प्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहां पर है, देखो पहला वाला पार्ट में देखो है, जब प्रॉब्लम बनाओगे बेटे, तो मैं बोला कि एक कैशबुक है और एक पासबुक है, दो तरह का बैलेंस शो कर रहा है, देखो यहां पर, ठीक है। दो तरह का बैलेंस, एक तो डेबिट बैलेंस एज पर सीबी, ठीक है, और एक होता है ओडी बैलेंस एज पर सीबी। कैशबुक डेबिट बैलेंस है, दैट इज ये प्लस बैलेंस है, ओडी बैलेंस है, दैट इज माइनस बैलेंस है। प्रॉब्लम जब बनाओगे तो ये बैलेंस को ध्यान में रखना है, बैलेंस वो काम का चीज है, बिना बैलेंस का नहीं बनेगा, बैलेंस को ही बेस लेना है। जब आंसर देंगे हम लोग तो सबसे पहले बेस चाहिए। बेस कहां से लेंगे हम लोग, या तो कैशबुक के बैलेंस को बेस लेंगे या पासबुक के बैलेंस को बेस लेंगे। वैसे प्रॉब्लम में बोल देता है कि बेस हमको कैशबुक का बैलेंस लेना है या पासबुक का बैलेंस लेना है। अगर कैशबुक का बैलेंस को बेस ले रहे हो तो आंसर में पासबुक का बैलेंस निकलेगा, और अगर पासबुक का बैलेंस को बेस ले रहे हो तो आंसर में कैशबुक का बैलेंस निकलेगा, ये जान लेना, ठीक है। और यही चीज देखो यहां भी होगा, यही चीज यहां भी होगा, ठीक है ना, कि बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओडी बैलेंस का मतलब हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस, और इसको क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हो, देखो क्रेडिट बैलेंस
एज पर कैश बुक, दैट इज ओडी। ओडी का केस हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओडी का केस हो जाएगा। और यहां भी देखो पासबुक में आता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और यहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यानी ओडी, ओडी एज पर पासबुक, ओडी का केस है वो। समझ गया बात को? तो ये बैलेंस को ध्यान में रखना है। देखो जब प्रॉब्लम बनाओगे तो यहां सबसे पहले बेस चाहिए। क्या बेस चाहिए? अगर मान लो हम लोग यहां पर कैश बुक को बेस ले रहे हैं और डेबिट बैलेंस को बेस ले रहे हैं मान लो, तो यहां लिखना पड़ता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। आउटर कॉलम में अमाउंट को यहां भेज दिए। देखो आंसर कैसे देना वहां पहुंच रहे, रीजन लिखाएंगे अभी हम, कौन कौन से रीजन यहां पर आने वाले हैं, रीजन पर बात करेंगे। देखो ठीक है ना। बीआरएस बनाने का कारण क्या है? ठीक है, ये कारण क्या लिखा हुआ देखो, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का जो इंटरनल कंट्रोल होगा उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। देखो क्यों बनाया जाता है? इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स, एरर्स को पता करने के लिए बनाया जाएगा। फ्रॉड, फ्रॉड पता किया जाएगा। ठीक है, अकर्ड इफ एनी एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री इधर इन कैश बुक और इन द पासबुक। कैश बुक और पासबुक में जो भी चीज किया गया है, ठीक है, कोई एरर किया गया है, फ्रॉड किया गया है, वो भी पता चलेगा इस रिकॉन्सिलिएशन से। ठीक है, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जानबूझकर या बिना जानबूझकर, जो भी रीजन है। हाउ, कैसे बनाओगे? तो कैसे बनाएंगे? देखो ये फॉर्मेट पर हम लोग आ गए हैं, कैसे बनाएंगे। अब समझो कि दोनों के जो बैलेंस नहीं मैच किए, देखो भाई चलो फॉर्मेट थोड़ा कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं। देखो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे। बीआरएस बनता कैसे है? देखो बनाने के लिए कैश बुक से या पासबुक के जो बैलेंस होते हैं, बैलेंस, उस बैलेंस को बेस लेना है। देखो हम यहां लिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, यानी पॉजिटिव बैलेंस। अब जो जो रीजन है, जिस रीजन के चलते पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, जितने भी रीजन है उसमें से कुछ रीजन को ऐड करना है, कुछ रीजन को ऐड करना है, तो कुछ रीजन को लेस करना है। देखो कुछ रीजन को ऐड करना है तो कुछ रीजन को लेस करना है। अब ये सारे ऐड वाले जो इंफॉर्मेशन है इस सबको एक साथ ऐड करके यहां पर ले आओगे और ये प्लस कर देना, यहां इस अमाउंट से इसको ऐड कर देना, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, और जो जो लेस करने वाले इंफॉर्मेशन है यहां पर, ये सबको भी जोड़ लेना और जोड़ के यहां बाहर कर देना और माइनस कर देना। अब ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस आंसर को कहा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखो आंसर कैसे निकाला जा रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान से समझो, ठीक से समझो हो क्या रहा है। देखो ध्यान से समझना है, ठीक से समझना हो क्या रहा है, ठीक है ना। हो क्या रहा है, देखो मैं बोला कि कुछ रीजन को ऐड करना है तो कुछ रीजन को लेस करना है, मैं ये बता रहा हूं। जब भी बीआरएस बनाएंगे हम लोग, मैं बोल दिया बीआरएस बनता किस कारण से है, दोनों बुक्स का बैलेंस को मैच कराना है। मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं करने के कारण है। अब वो सारे कारण का लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। वो जो भी कारण है उसमें से कुछ कारण को ऐड करना है तो कुछ कारण को लेस करना है। बैलेंस में, बैलेंस में कुछ कारण को ऐड करोगे तो कुछ कारण को लेस करोगे, और ऐड और लेस करने के बाद जो फाइनल आएगा वही अपना आंसर आएगा। अगर बैलेंस सीबी लिए हो कैश बुक तो आंसर में तुम्हारा निकलेगा पासबुक, ये निकलेगा। और अगर बेस यहां पर पासबुक लिए हो पीबी तो आंसर में सीबी निकलेगा। बस इतने होना है, जान लेना, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फॉर्मेट में क्या है, डेबिट बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक ये लिखना है,
डेबिट नहीं भी लिखेगा तो केवल बैलेंस एज पर कैश बुक ये भी लिख सकते हो। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब डेबिट बैलेंस ही होता है। अगर हम लोग डेबिट हटा भी दें यहां से और केवल लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ओडी में तो ओडी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक को बेस ले सकते हैं या बैलेंस एज पर पासबुक को हम लोग बेस ले सकते हैं। यानी कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसी एक को बेस लेना है। बेस पहले लेना है, जान लेना। प्रॉब्लम जब भी बनाएंगे स्टार्ट यहीं से होना है, पहले बेस लेंगे। अब बेस किसको लेना है प्रॉब्लम में बोलता है कि सीबी को लेना है या पीबी को लेना है, ठीक है। हम यहां सीबी लेके समझा रहे हैं कि बैलेंस एज पर सीबी जो भी है। अब जो जो रीजन्स है उसमें से कुछ रीजन को हम बोल रहे हैं ऐड करेंगे तो कुछ रीजन को लेस करेंगे। बैलेंस बेस में रीजन्स को ऐड करोगे और कुछ रीजन को लेस करोगे तो ऐड और लेस करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा। उसी आंसर को देखो बैलेंस एज पर पीबी लिखा जा रहा है। जब ओडी का केस रहेगा, पहले क्वालिटी बैलेंस वाला फॉर्मेट समझ गया ना जी सब लोग। बैलेंस एज पर सीबी या बैलेंस एज पर पीबी यही लेना है। सीबी लिए हो तो पीबी आंसर में आएगा, अब पीबी यहां लिए हो तो सीबी आएगा, हो गया। और यही दो चीज ओडी में होना है। देखो यहां लिखेंगे ओडी एज पर कैश बुक तो यहां आंसर में निकलेगा ओडी एज पर पासबुक। और अगर यहां बेस लिए हो ओडी एज पर पासबुक तो आंसर में निकलेगा ओडी एज पर कैश बुक। यही निकलना है, ठीक है। देखो जो कारण हो रहा है यहां पर डिफरेंस का जो कारण होता है, ठीक है ना, उसमें एक टाइम होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है, टाइम ट्रांजैक्शंस एंड एक एरर्स होता है। ये तीन रीजन से देखो ये बीआरएस बनाना है, तीन रीजन से बैलेंस दोनों का आपस में मैच नहीं करते हैं। एक टाइम डिफरेंस, टाइम का मतलब समझाए थे कि हमको चेक मिला और हम सेम डे उसको बैंक नहीं भेजे, ठीक है, बाद में भेजे, या हम चेक भेजे और उसका क्लियरेंस तुरंत नहीं हो पाया। मान लो कोई कस्टमर हमको चेक दिया, हम उसको बैंक में भेज दिए, अब वो बैंक क्लियर करने के लिए दूसरे बैंक में भेजता है और उसमें 2-3 दिन का प्रोसेस लगता है, ठीक है। और उसी बीच में बीआरएस बना रहे हो तो बैलेंस मिसमैच कर जाएगा, तो ये टाइम डिफरेंस में आ जाएगा। उस सब रीजन ट्रांजेक्शन में क्या आ गया कि बैंक तुम्हारे बुक्स में वहां नहीं, बैंक अपने यहां लेजर में बहुत सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जिसकी जानकारी अकाउंटेंट को नहीं है, बिजनेस वाले को नहीं है, ठीक है ना। जैसे इंटरेस्ट का लेन देन जो भी हो रहा है, इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट किया वो बैंक को पता है। कभी कभी कुछ कस्टमर हमारा डायरेक्ट बैंक में रुपया जमा कर देता है तो बैंक को पता है, हमको पता नहीं है, ठीक है। बैंक मेरे बिहाफ में कुछ और भी कलेक्शन ले लेता है, हमको पता नहीं है। हमको तब पता चलेगा जब बैंक स्टेटमेंट लेकर आएंगे, तो वो ट्रांजेक्शंस में चला गया। एरर हो जाता है कुछ, मान लो जैसे मान लो हम बैंक में 70 रुपया जमा किए, अब बैंक गलती से 0 हटा दिया, 7 रुपया लिखा, एरर हो गया, ठीक है। बैंक में हम कैश डिपॉजिट किए, कैशियर को दिए पैसा डिपॉजिट करने के लिए, डिपॉजिट नहीं किया, फ्रॉड हो गया। समझ में आ गया। तो ये सब रीजन है, देखो क्लियर है ना। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स, ये तो हम रीजन बता दिए, जो भी स्टूडेंट्स सीए कॉस्टिंग सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट हो उनको कुछ और भी चीज जानना है। देखो मेथड जो होता है, ठीक है ना, मेथड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, वो मेथड क्या होगा, मेथड्स ऑफ बीआरएस, ये जो मेथड होते हैं बीआरएस बनाने का, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेथड जो होते हैं बीआरएस बनाने का, मेथड की जो बात किया जा रहा है, मेथड क्या होना है समझो, ठीक है ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, विदाउट प्रिपरेशन एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, और एक होता है बीआरएस, ठीक है, विथ प्रिपरेशन एडजस्टेड कैश बुक,
एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, देखो अगर मंथली बना रहे हो, मंथली बीआरएस बना रहे हो, तो वो विदाउट एडजस्टेड कैश बुक बनता है, रखना विदाउट प्रिपरेशन एडजस्टेड कैश बुक। अब एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, सीए फाउंडेशन में देखो मिलेगा ये दोनों चीज, ठीक है ना। यहां जो एकेडमिक बच्चे हैं 11th वाले, उनको केवल एक चीज पढ़ना है, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। विथ एडजस्टेड कैश बुक समझौता प्रॉब्लम उस पर नहीं पूछा जाता उनसे, ठीक है ना। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो दोनों चीज को जानना है, जान लो। अगर मंथली बना रहे हो, हर मंथ स्टेटमेंट, हर मंथ बीआरएस बना रहे हो, तब विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, कैश बुक को बिना एडजस्ट किए हुए बना देना है। लेकिन जब फाइनल बनाओगे, फाइनल जब ईयर एंड होगा, जब फाइनल अकाउंट बनने वाला है, तो फाइनल अकाउंट के एसेट साइड में बैंक बैलेंस भेजेंगे ना जी, तो वो कौन सा बैंक बैलेंस जाएगा वहां से, वहां जो बैंक बैलेंस जाएगा वो कौन सा जाएगा, तो वो जो फाइनल बनता है बीआरएस, वो विथ एडजस्टेड बनता है, रखना विथ प्रिपरेशन एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब होता है कि बैंक के यहां जो जो एंट्री हुआ है, जो तुम्हारे कैश बुक में नहीं है, उस कैश बुक में अब सारी एंट्री को करो। बैंक स्टेटमेंट मंगाओ और उसमें जो जो एंट्री है, जो तुम्हारे कैश बुक में नहीं गया है, उस कैश बुक में एंट्री को करो। कुछ एरर हो गए हैं तो उसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। यानी सारा कुछ कैश बुक में लिखो, जो जो चीज छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो जब सारा बैंक स्टेटमेंट बनाकर कैश बुक में उस चीज को लिख दोगे, तो उसको एडजस्टेड कैश बुक कहा जाएगा। तो मैक्सिमम चीज जब कैश बुक में लिखिए दिया, मैक्सिमम चीज को एडजस्टेड कैश बुक बनाइए दिया, तो तुम्हारा रीजन जो बच गया, वो 2 3 4 रीजन बच जाएंगे। अब बीआरएस बनाने के नाम पर केवल बच जाएंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट एट क्रेडिटेड एंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ऐसे 2 3 रीजन बच जाते हैं, केवल एडजस्टेड कैश बुक बना देंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एडजस्टेड कैश बुक बनाना ही पड़ेगा साल के अंत में। उसके आधार पर ही बैलेंस जो होते हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, ठीक है ना। जो बैंक में बैलेंस दिख रहा है वही बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, देखो। तो ये 2 हमारे मेथड्स होते हैं बीआरएस बनाने का। तो अभी हम लोग विदाउट एडजस्टेड वाली बात सीख रहे हैं, देखो यहां पर एडजस्टेड कैश बुक की बात यहां नहीं किया जा रहा है, कैश बुक को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट हम यहां समझा दिए, ठीक है, कि एक फॉर्मेट ये होता है, एक फॉर्मेट प्लस एंड माइनस का होता है, ठीक है। तो ये बात तो अब समझ में आ गया होगा, लगभग स्टूडेंट को दिमाग में घुस गया होगा कि बीआरएस में करना क्या होता है। बीआरएस में साफ बताया कि दोनों बुक्स का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता है, उसको मैच कराने के लिए एक स्टेटमेंट बना रहे हो, जिसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जा रहा है। कुछ रीजन से दोनों का बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, उस रीजन को यहां दिखाना है। जो पेपर में तुम बना रहे हो उसको, उस पेपर में रीजन को दिखाना है। बेस लेना है, बेस में रीजन को ऐड करेंगे, लेस करेंगे और ऐड लेस करके आंसर निकाल देंगे। बस कितना ही काम करना है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब इसमें छूट क्या रहा है मेरा, रीजन लिखाना, कौन कौन से रीजन है। तो अगले क्लास में, चूंकि वीडियो लंबा होने लगा, अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में मैं सारे रीजन्स को लिखूंगा कि किस किस रीजन से ये बैलेंस आपस में मैच नहीं करते हैं। और फिर मैं उसी वीडियो में प्रॉब्लम भी बनाने की कोशिश करूंगा कि देखो प्रॉब्लम बनता कैसे है, तरीका क्या है बीआरएस बनाने का। बहुत मजेदार होने वाला है, देखो वीडियो नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3, ठीक है। चलो हम बहुत जल्द मिलते हैं सभी से लेक्चर नंबर 3 में।